हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी रिसर्च ऑफिसर का पेपर 1 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर जो एचपीपीएससी द्वारा ऑफिशियल आंसर की प्रोविजनली जारी की गई है, उसी के अनुसार हम इस वीडियो में आंसर कीज देखेंगे। ओके, सबसे पहले करेंगे हम इंग्लिश सेक्शन। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माई फादर फिलिंग द ब्लैंक्स द अवार्ड व्हेन ही फिलिंग द ब्लैंक्स 30 year old। तो माई फादर रिसीव्ड द अवार्ड व्हेन शी वॉज 30 years old। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। मैनी filling the blanks has tried to solve filling the blanks you sent। So many a student has tried to solve the puzzle you sent। ओके, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। ऑफिशियल आंसर की भी में ऑप्शन ए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। चूज द करेक्ट indirect from the following। The doctor said to Reena, no surgery is required as you will be all right soon। Choose the correct sentence। The doctor told Rima that no surgery was required as she will be all right soon। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, जो करेक्ट इनडायरेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। आई वेंट टू द कॉलेज। आई वेंट टू द कॉलेज। डिड नॉट आई, डिडंट आई। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सो फर्स्ट है दिल्ली हैज इट्स ओन वर्जन्स ऑफ हाउ डिफरेंट स्वीट्स आर मेड। नेक्स्ट है हाउ टू मेक डिफरेंट स्वीट्स आर अ मिस्ट्री इन दिल्ली। नहीं, ये तो। और थर्ड है हाउ आर डिफरेंट स्वीट्स मेड हैव मिस्ट्री इन दिल्ली। और फोर्थ ये है दिल्ली इज इट्स ओन वर्जन ऑफ हाउ टू मेड डिफरेंट। तो ये तो गलत ही होगा। तो यहाँ पे करेक्ट है दिल्ली हैज इट्स ओन वर्जन ऑफ हाउ डिफरेंट स्वीट्स आर मेड। ओके, ये सिंपल करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट सेंटेंस है ये बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इंडिकेट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आई एम सेंडिंग अ कॉपी ऑफ योर प्रपोजल फॉर योर प्रूजल। प्रूजल होता है केयरफुली रीड करना किसी चीज को, तो यहाँ पे प्रूजल का बताना है सिनोनियम, सिमिलर वर्ड। तो प्रूजल का सिनोनियम होगा स्क्रूटनी। स्क्रूटनी होता है सावधानी से पढ़ाई गई चीज या सावधानी से किसी चीज की अगर जांच करते हैं, स्क्रूटनी। ओके, यहाँ पे स्क्रूटनी होगा इसका सिनोनियम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्क्रूटनी के अलावा इसका जो सिनोनियम हो सकता है वो हो सकता है जैसे इंस्पेक्शन करना या सर्विलांस पे, एग्जामिनेशन हो गया, सर्वे, स्टडी, ऑब्जर्वेशन, अटेंशन, ये सारे इसके सिनोनियम के अंडर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इंडिकेट द एप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। देयर एग्जिस्ट अ मेटाफोरिकल गल्फ बिटवीन टू ब्रदर्स। मेटाफोरिकल होता है सिंबॉलिक। तो सिंबॉलिक ये तो इसका सिनोनियम हो गया। यहाँ पूछा है एंटोनियम। एंटोनियम होगा इसका रियल। रियली या एक्चुअली, ये इसके एंटोनियम है। ओके, या आप बोल सकते हैं एग्जैक्टली, ये सारे इसके एंटोनियम की कैटेगरी में आते हैं। सो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, रियल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इंडिकेट द ऑप्शन विच कैन एक्सप्लेन द अंडरलाइंड सेगमेंट। हिज रिपीटेड सक्सेस shows that he can feel the pulse of the people। his repeated success shows that he can feel the pulse of the people। यहाँ हमें क्या करना है, एक्सप्लेन द अंडरलाइन सेगमेंट। जो अंडरलाइन सेगमेंट है इसको एक्सप्लेन करना है। ऑप्शन दिए गए हैं ही चीट पीपल रेगुलरली, ही टेक्स केयर ऑफ पीपल्स हेल्थ, या थर्ड ऑप्शन है पीपल genuinely रिस्पेक्ट हिम, या फोर्थ है ही कैन आइडेंटिफाई द मूड ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे दिया है ही कैन फील द पल्स ऑफ द पीपल, तो इसका मीनिंग होगा इस सेगमेंट का ही कैन आइडेंटिफाई द मूड ऑफ द पीपल। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 49 है इंडिकेट द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। संचित हैज बीन accused ऑफ dereliction ऑफ ड्यूटी। तो हमने
डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, जो अंडरलाइंड यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, इनको रिप्लेस करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द, पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज किए बिना। तो डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, डिरेक्शन होता है उपेक्षा करना या किसी चीज का निरादर करना, तिरस्कार जिसको कह सकते हैं। संचित हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, यानी कि फुलफिल नेग्लेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन ए इसमें जो है करेक्ट होगा, इसको रिप्लेस कर सकता है ये विदाउट चेंजिंग एनी स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, क्वेश्चन नंबर 50। अरेंज द गिवन पार्ट्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। पहला है नीरा सेज दैट शी, अगला है रिगार्डिंग एन आइडियल फ्रेंड, इज केयरिंग एंड हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, इज लुकिंग फॉर समवन हु। तो स्टार्ट कर सकते हैं हम। रिगार्डिंग एन आइडियल फ्रेंड, नीरा सेज दैट she is looking for someone who is caring and has a great sense of humor। ओके, सो ये करेक्ट होगा। और ये थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ। तो पहले पे आएगा QPTRS, ऑप्शन डी। तो ये तो थे हिंदी के, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो यहाँ पे पहले बल वैली दी है, बल वैली मंडी में है, बिल्कुल करेक्ट मैच्ड है। सेकंड है सांगला वैली किन्नौर में है, सही मैच है। थर्ड है पिन वैली कुल्लू दिया गया है, कुल्लू में नहीं है पिन वैली है लाहौल स्पीति में। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्टली मैच नहीं है, तो सही हो जाएगी ऑप्शन सी। फोर्थ चुराहा वैली दी है, चुराहा वैली चंबा में है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें विच फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ बोला गया है कि कांगड़ा जिले के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स गलत दे दी गई है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो इस आंसर के ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे नॉट दे दिया गया है, जिस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो और जो फाइनल आंसर की है उसमें भी, सॉरी जो ऑफिशियल आंसर की है प्रोविजनली, उसमें भी ऑप्शन ए करेक्ट दिया गया है। तो आंसर को देखते हुए ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ही गलत हो चुका है, यहाँ पे नॉट नहीं होना था, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन में ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा सभी को 1 नंबर का। ओके, तो सभी को इस क्वेश्चन में ग्रेस मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश विच इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे झीलें दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी झील सबसे हाई एल्टीट्यूड पे है। पहली है नाको झील, नाको लेक डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और इसका एल्टीट्यूड है 3662 मीटर अबव सी लेवल। इसके बाद है कालासर लेक मंडी में है और इसका एल्टीट्यूड है 1755 मीटर। थर्ड है चंद्रकूप लेक चंबा में है और इसका एल्टीट्यूड है 3450 या 3450 मीटर। और फोर्थ है श्रिंगतिंगू लेक, इसे श्रिंगतुंग लेक, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, श्रिंगतुंग लेक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है और इसका एल्टीट्यूड 4200 मीटर है, 4200 मीटर अबव सी लेवल। तो सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड यहाँ पे श्रिंगतुंग लेक का ही है 4200 मीटर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, श्रिंगतुंग लेक, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड मोर फीमेल रूरल पॉपुलेशन देन मैन एज पर सेंसस 2011। निम्नलिखित में से जो जिले दिए गए हैं इनमें से ग्रामीण महिलाओं की पॉपुलेशन पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है किस जिले में। तो यहाँ पे मंडी जिले में ग्रामीण महिलाओं की पॉपुलेशन अधिक है पुरुषों के मुकाबले। पुरुषों की पॉपुलेशन यहाँ पे 4,66,000 के समथिंग है और वहीं पे महिलाओं की पॉपुलेशन यहाँ पे 4,71,000 समथिंग है। ओके, तो महिलाओं की संख्या यहाँ पे अधिक है, ग्रामीण महिलाओं की यहाँ पे बात हो रही है, पूछा था ग्रामीण महिलाएं की रूरल पॉपुलेशन। सो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑफ द इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया इन 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग। द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया इज 17th रैंक है हिमाचल प्रदेश का भारत में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 17वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
विच फॉलोइंग इज द इंक्रीज ऑफ अ करेक्ट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइजेज इन 2022-23। तो इंक्रीज ऑफ करेक्ट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइजेज इन 2022-23 इज 11.4%। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, 11.4% जो वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज पर्सन्स हैव बीन बेनिफिटेड अप टू दिसंबर 2023 इन हिमाचल प्रदेश अंडर द स्वर्ण जयंती आश्रय योजना या हाउसिंग सब्सिडी। तो दिसंबर 2023 तक एससी, एसटी और ओबीसी की कैटेगरी में आने वाले लोग स्वर्ण जयंती आश्रय योजना या हाउसिंग सब्सिडी के अंतर्गत लाभान्वित हुए थे। टोटल 547 लोग। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 547। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैकवर्ड पंचायत इन 2014। 2014 में हिमाचल प्रदेश की किस जिले में सबसे ज्यादा बैकवर्ड पंचायती थी? तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सबसे ज्यादा बैकवर्ड पंचायती थी 2014 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 2014। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच फॉलोइंग लोकेशन ऑफ आदि ब्रह्मा टेम्पल इज करेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो आदि ब्रह्मा टेम्पल की लोकेशन पूछी है हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है आदि ब्रह्मा टेम्पल? आदि ब्रह्मा टेम्पल जो है ये खोखन में है। खोखन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंतर्गत आता है। आपने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पढ़ी होगी, खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। तो खोखन में है आदि ब्रह्मा टेम्पल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, खोखन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ सेंसिस से पूछा गया था। फ्रॉम विच फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर वॉज लेस एज पर सेंसिस 2011। सेंसिस 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो किस जो यहाँ पे दिए गए हैं स्टेट्स इनसे कम है। तो हिमाचल प्रदेश का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो है 123 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 123 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है हिमाचल प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो यहाँ पे अरुणाचल में 17 पीपल, ओके 17 लोग। मेघालय की है 132 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। मणिपुर की है 122 और सिक्किम की है 86 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे पूछी है कि हिमाचल की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर है वो निम्नलिखित में से किस स्टेट से कम है। तो यहाँ पे एक ही स्टेट है जिसकी हिमाचल से ज़्यादा है, मेघालय की 132, बाकी अरुणाचल प्रदेश की 17, मणिपुर की 122 से 123 से कम रहेगी ये भी, सिक्किम की भी हिमाचल से कम है। तो इन तीनों की कम है, बचता है मेघालय। तो मेघालय इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वोन बाय हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में जो हुई, इनमें हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने कितने मेडल जीते? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने टोटल 8 मेडल जीते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 8 मेडल्स। सबसे ज़्यादा मेडल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीते, टोटल 27 मेडल, सॉरी 27 नहीं 71 मेडल जीते चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, और ये टॉप पे रही। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने टोटल 8 मेडल जीते, जिनमें से 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। ओके, टोटल 8 मेडल जीते हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये गुवाहाटी में आयोजित की गई थी, गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 12 है आइडेंटिफाई द ईयर व्हेन शिमला बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। शिमला कब ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी? तो 1864 में, 1864 में शिमला को ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बनाया गया था, कैपिटल बनाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑथर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हु हैज रिटन द हिमावत। हिमावत जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है? तो हिमावत पुस्तक के जो ऑथर हैं वो है निकोलस रॉरिक। निकोलस रॉरिक करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। निकोलस रॉरिक के द्वारा लिखी गई है हिमावत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में पूछते हैं
विच फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ ऑफिस। तो लॉन्गेस्ट टेन्योर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का रहा वाई एस परमार का। वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री तो थे ही, ये 4 बार मुख्यमंत्री बने, 4 टाइम ये मुख्यमंत्री रहे, चीफ मिनिस्टर रहे वाई एस परमार। पहली बार बने ये 1952 से 1956 तक, दूसरी बार ये 1963 से 1967 तक चुने गए, थर्ड टाइम 1967 से ये 1972 तक, और फोर्थ टाइम 1972 से 1977 तक। 4 टेन्योर रहे इनके। ठाकुर रामलाल 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, एक तो 1970 में और दूसरी बार 1980 से 1983। शांता कुमार भी 2 बार सीएम रहे हिमाचल प्रदेश के। ये पहले सीएम थे जो गैर कांग्रेसी थे हिमाचल प्रदेश में। ये जनता पार्टी से पहली बार चुने गए थे। 1977 से 1980 तक ये जनता पार्टी द्वारा चुने गए थे, पहले नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के। और दूसरा टेन्योर इनका 1990 से 1992 के बीच में रहा, 1990 से 1992। उस समय जनता पार्टी जो है बीजेपी में चेंज हो गई थी, ओके, भारतीय जनता पार्टी में। और फोर्थ प्रेम कुमार धूमल भी 2 बार सीएम चुने गए हिमाचल प्रदेश के, एक तो 1998 से 2003 और दूसरा टेन्योर रहा इनका 2007 से 2012। ओके, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वाई एस परमार, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर द पझौता मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पझौता आंदोलन जो था, पझौता मूवमेंट, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ऑर्गेनाइज हुआ था, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हुआ था ये पझौता आंदोलन 1942 में। और इस आंदोलन को लीड किया था वैद्य सूरत सिंह ने। वैद्य सूरत सिंह इसके जो है मेन लीडर थे। ये तो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे हिमाचल जीके से। इसके बाद इंडिया जीके, नेशनल जीके क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से पूछा गया है, वेरी इजी क्वेश्चन। विच फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीड्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दी गई है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में दी गई है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, आर्टिकल 51A। और पार्ट है ये पार्ट 4 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, द 7th इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया was conducted in 7th इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया was conducted in 2019, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 2019 में 7th इकोनॉमिक सेंसस कंडक्ट हुई थी भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है? पहली स्टेटमेंट दी गई है, इट प्रोवाइड्स द 1.25 लाख पर यूनिट फॉर कंस्ट्रक्टिंग पक्का हाउस इन प्लेन एरिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है, 1.25 लाख नहीं देते प्लेन एरियाज में। प्लेन एरियाज में 1.20 लाख, 1,20,000 रुपए धनराशि दी जाती है प्लेन एरियाज में पक्का मकान बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। और इट प्रोवाइड्स 1.30 लाख रुपीज पर यूनिट इन हिली एरियाज। तो हिली एरियाज में पैसे ज़्यादा मिलते हैं, यहाँ पे 1,30,000 रुपए मिलते हैं हिली एरियाज में, ओके। तो स्टेटमेंट बी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द वेंगला डांस फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो वेंगला डांस है, फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है वेंगला डांस। ये फेस्टिवल मेघालय में एक ट्राइब है, गारो ट्राइब, आपने नाम सुना होगा, इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, गारो ट्राइब द्वारा। सो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इंडिया विच एस्टेब्लिश्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता फॉर द फर्स्ट टाइम। द स्टेट ऑफ इंडिया विच एस्टेब्लिश्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता फॉर द फर्स्ट टाइम इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। ये जो लोकायुक्ता है, ये एक एंटी करप्शन एजेंसी होती है, एंटी करप्शन एजेंसी, और लोकायुक्ता को अपॉइंट करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है लोकायुक्ता,
और लोकायुक्ता का टेन्योर जो होता है, इनकी 5 ईयर की टर्म होती है। ओके, 5 ईयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इन विच फॉलोइंग माउंटेन रेंज द थालघाट गैप इज सिचुएटेड। थालघाट गैप सिचुएटेड है वेस्टर्न घाट्स में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वेस्टर्न घाट्स में आता है थालघाट गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। आइडेंटिफाई द सोसाइटी विच वाज फाउंडेड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले फ्रॉम द फॉलोइंग। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कौन सी सोसाइटी फाउंड की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में। सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 12 जून 1905 को। कहाँ की थी? तो पुणे में की थी, पुणे महाराष्ट्र में। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है। भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। और बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें डायमंड ऑफ इंडिया कहा था। डायमंड ऑफ इंडिया कहा था बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले को। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे एम जी रनाडे। एम जी रनाडे। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एम जी रनाडे। तो इस क्रोनोलॉजी को याद रखें आप। और बाल गंगाधर तिलक ने डायमंड ऑफ इंडिया कहा था गोपाल कृष्ण गोखले को। तो यहाँ से इतने फैक्ट्स याद रखें आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये जियोग्राफी से क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर इन द अरबियन सी। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ये अरब सागर में है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये बे ऑफ बंगाल में है। सेकंड स्टेटमेंट है लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द बे ऑफ बंगाल। तो लक्षद्वीप आइलैंड ये अरब सागर में है और अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में। ये उल्टा दे दिया है यहाँ पे, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है लक्षद्वीप हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स। ये स्टेटमेंट भी गलत है। लक्षद्वीप के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड नहीं है। लक्षद्वीप के पास टोटल 36 आइलैंड है। 32 स्क्वायर किलोमीटर लक्षद्वीप का जो है पूरा एरिया है, क्षेत्रफल है, और इसके 36 आइलैंड है। अंडमान निकोबार हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडमान निकोबार के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स है। कितने आइलैंड्स है? टोटल 572 आइलैंड्स है अंडमान निकोबार के। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये बे ऑफ बंगाल में है। तो इसमें स्टेटमेंट फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज विच हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इज जर्मनी। जर्मनी तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन चुका है। कनाडा 10th नंबर पे है। इंडिया 5th नंबर पर है। इंडिया का रैंक 5th है इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में। पहले नंबर पर यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फर्स्ट इकोनॉमी है। सेकंड पे चाइना है, सेकंड चाइना का है। थर्ड पे जर्मनी है, फोर्थ पे जापान है। फोर्थ नंबर पे जापान है और 5th पे इंडिया है। फर्स्ट पे यूएसए है लार्जेस्ट इकोनॉमी में, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जर्मनी है और फोर्थ पे चला गया है जापान और 5th पे है हमारा प्यारा भारत। 10th नंबर पर है कनाडा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इन विच फॉलोइंग सिटी द सेकंड समिट टुक प्लेस बिटवीन द यूएस प्रेसिडेंट एंड द नॉर्थ कोरियन लीडर। जो सेकंड समिट हुई थी यूएस प्रेसिडेंट और नॉर्थ कोरियन लीडर के बीच में, वो हुई थी हनोई में। हनोई में हुई थी ये 2019 में। ये सेकंड समिट थी। फर्स्ट समिट हुई थी सिंगापुर में। फर्स्ट समिट सिंगापुर में हुई थी, सेकंड समिट 2019 में हनोई में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का मैं सेकंड समिट पूछा था, तो सेकंड समिट हनोई में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर
फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर 16 को, 16 सितंबर को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके साथ आप अक्टूबर मंथ के यहाँ से इंपॉर्टेंट डेज चेक कर सकते हो। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है 2 फरवरी को, 2 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजिक डे। वर्ल्ड टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 अक्टूबर को। नेशनल टीचर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेशनल टीचर्स डे। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पोस्ट डे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच फॉलोइंग कंट्री इज मैच्ड करेक्टली विद द मेडल्स इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में मेडल्स किस कंट्री ने कितने जीते हैं? आपको सही मैच बताना है। तो सही मैच है इनमें से यूएसए का। यूएसए ने 29 मेडल टोटल जीते हैं 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। कनाडा के 15 मेडल बताए हैं, ये गलत है। कनाडा ने 6 मेडल जीते थे। यूएसए ने 29 मेडल जीते थे। केन्या ने टोटल 10 मेडल जीते थे और स्पेन ने टोटल 5 मेडल जीते थे वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन सी करेक्ट दिया गया था, यूएसए, टोटल 29 मेडल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट नंबर ऑफ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो यूरोपियन फ्री ट्रेड और एसोसिएशन के टोटल मेंबर्स जो हैं ये 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके जो 4 मेंबर हैं फ्री ट्रेड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, वो हैं, तो फर्स्ट है आइसलैंड, नॉर्वे। थर्ड है स्विट्जरलैंड और फोर्थ स्टेट है लिechtenstein। आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड लिechtenstein। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ऑफ द फॉलोइंग हु हैज वोन द बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर अकेडमी अवार्ड इन 2024। सो एमा स्टोन वोन द बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर अकेडमी अवार्ड इन 2024। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, एमा स्टोन। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज विच इज द फर्स्ट नाटो मेंबर टू सस्पेंड इट्स एम्बेसी इन रशिया इन 2023। वो कौन सी कंट्री थी 2023 में जिसने रशिया में अपने दूतावास को, एम्बेसी को सस्पेंड कर दिया था 2023 में? तो ये नाटो कंट्री थी आइसलैंड। आइसलैंड कंट्री ने अपना दूतावास रशिया में सस्पेंड कर दिया था 2023 में। तो ये फर्स्ट नाटो कंट्री के मेंबर थी। अगर बात नाटो की करें तो नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 1949 को। 1949 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की फॉर्मेशन हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम में है, बेल्जियम। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अरे दुष्ट राक्षस, तेरा अंत अब निकट है, रेखांकित पद में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है? अरे दुष्ट राक्षस, ये अंडरलाइन है। इसमें कौन सा कारक है आपको बताना है, अपादान, संबोधन, अधिकरण या कर्ता। अरे दुष्ट राक्षस, तो इसमें संबोधन कारक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संबोधन। ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। महात्मा जी ने दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान किया, रेखांकित पद संख्या का भेद है। तो रेखांकित शब्द जो है ये है गांधी जी रेखांकित पद है। इसमें संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। महात्मा जी ये एक टाइटल है, महात्मा एक नाम का टाइटल है। तो जो टाइटल होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ओके, व्यक्तिवाचक इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। महात्मा जी ने दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान किया, तो ये संज्ञा का व्यक्तिवाचक भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। संज्ञा के टोटल 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और 5वीं बची है द्रव्यवाचक।
जातिवाचक संज्ञा जो होती है ये कॉमन नाउन होता है। इसमें जो संज्ञा होती है वो पूरी जाति का बोध कराती है। जैसे जैसे नदी आ गया तो नदी, सारी नदियां आ जाएंगी उसमें। जैसे पर्वत बोल दिया तो पूरे पर्वत आ जाएंगे, जितने भी पर्वत हैं, तो वो जातिवाचक होते हैं। यहाँ पे व्यक्तिवाचक है, महात्मा जी व्यक्तिवाचक में आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पुल्लिंग स्त्रीलिंग कौन सा युग्म सही नहीं है? नर्तक नर्तिका, विद्वान विदुषी, वीर वीरांगना, स्वामी स्वामिनी। नर्तक तो सही है, नर्तक का नर्तिका नहीं होता। नर्तक का स्त्रीलिंग होगा नर्तकी। नर्तकी, तो ऑप्शन ए गलत है यहाँ पे, ये युग्म सही नहीं है। विद्वान का होता है विदुषी, करेक्ट है। वीर का बनता है स्त्रीलिंग वीरांगना, बिल्कुल सही है। और स्वामी का बनता है स्वामिनी, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है सही युग्म नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तुम दूसरों से जैसा आचरण करोगे, लोग तुम्हारे साथ भी वैसा ही आचरण करेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है, आपको वाक्य का प्रकार बताना है कि जो वाक्य दिया गया है ये किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या साधारण वाक्य है। तुम दूसरों से जैसा आचरण करोगे, लोग तुम्हारे साथ भी वैसा ही आचरण करेंगे। तो ये वाक्य जो है मिश्र वाक्य है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मिश्र वाक्य। तो जो पहला यहाँ तक सेंटेंस दिया है, इसकी वजह से ये दूसरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है। यानी इस वाक्य का ये जो पहला उपवाक्य है ये, और दूसरा उपवाक्य है, दूसरा उपवाक्य पहले उपवाक्य पे आश्रित है। जब ऐसा सिचुएशन होती है तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के जो भेद हैं वो 3 भेद हैं। तो सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य, 3 भेद हैं टोटल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सड़क के किनारे जो आलीशान महल दिख रहा है वह मेरा है। रेखांकित पद किस सर्वनाम उदाहरण का है? रेखांकित पद जो यहाँ पे मेरा दिया गया है, वह पद किस सर्वनाम का उदाहरण है? मेरा, ये कौन सा उदाहरण है सर्वनाम का? तो वह मेरा है, वह मेरा है। तो ये मेरा मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अयोग्य समस्त पद किस समास का उदाहरण है? शब्द दिया गया है अयोग्य। अयोग्य जो शब्द है ये कौन से समास का उदाहरण है? तो अयोग्य का अगर हम विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब है न योग्य, यानी जो योग्य न हो, न योग्य। तो ये नन तत्पुरुष का उदाहरण है। जब किसी समास के आगे ऐसे नकारात्मक शब्द लग जाता है तो उसे नन समास कहते हैं। अब अयोग्य का बन गया यहाँ नन तत्पुरुष समास। इसके और भी उदाहरण हैं नन तत्पुरुष समास के, जैसे असभ्य। असभ्य भी नन तत्पुरुष समास है। इसके अलावा नास्तिक, इसमें नास्तिक नकारात्मक शब्द आ गया पहले न, असभ्य के सभ्य के साथ अ लग गया असभ्य, तो ये नन तत्पुरुष समास हो गया। जैसे अनिद्रा हो गया, अनिद्रा, इसमें अ लग गया पहले, नेगेटिव हो गया, तो ये नन तत्पुरुष समास कहलाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो द्वंद्व समास है ये सबसे इजी समास है याद रखने के लिए। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों शब्द प्रधान होते हैं और दोनों शब्दों के बीच में और आता है या आता है। ओके, जैसे सुख दुख, जैसे हम लिखा सुख डैश बीच में दुख, तो जिस भी समास में ऐसे बीच में डैश आएगा वो द्वंद्व समास होता है, दोनों शब्द प्रधान होते हैं। ओके, इसका हो जाएगा सुख और दुख। जैसे नदी नाले, नदी नाले, इनके बीच में डैश आ गया बीच में, तो ये होगा द्वंद्व समास। ओके, बीच में योजक चिन्ह होता है तो ये द्वंद्व समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, बहुव्रीहि समास कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी मेन शब्द कोई भी नहीं होता। जब दोनों शब्द मिलते हैं, दोनों पद मिलते हैं, तो वो किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं, वे बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे दशानन, दशानन, तो इसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं है, लेकिन दशा और नन इन दोनों को मिला के दशानन बनता है, तो इसका मतलब होता है रावण। यानी 10 हैं आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, यानी यहाँ पे रावण की बात हो रही है। 10 है आनंद जिसके, यानी इनडायरेक्टली यहाँ पे
रावण की बात हो रही है, यहाँ किसी तीसरे पद की बात हो रही है रावण की। तो जब ऐसे किसी तीसरे पर्सन की बात हो जाए दोनों शब्दों को मिलाकर तो वो होता है बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सम्राट अशोक ने विश्व को शांति का उपदेश दिया, यह वाक्य किस वाच्य में है? अशोक ने विश्व को शांति का उपदेश दिया, तो ये वाक्य जो है ये कृतवाच्य है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कृतवाच्य है ये, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कढ़त साथ ही म्यान ते असी रिपु तनते प्राण। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कढ़त साथ ही म्यान ते असी रिपु तनते प्राण, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अतिशयोक्ति। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में यमक अलंकार दिया है। यमक अलंकार सबसे इजी अलंकार होता है। यमक अलंकार में क्या होता है, अगर कोई एक ही शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है और उसके अर्थ जो है हर बार अलग अलग निकल रहे हैं, यानी एक शब्द बार बार यूज हो रहा है लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है, तो उसे कहते हैं यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है बाहें खिलना। बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ है। बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ होता है फूल खिलना, बछड़े को जन्म देना, बछड़े का जन्म लेना, बहुत प्रसन्न होना, या फोर्थ ऑप्शन है बच बच के खुशी जाहिर करना। तो बाहें खिलना का मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना। बाहें खिलना यानी बहुत प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बहुत प्रसन्न होना। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का विकल्प कीजिए। ये सबसे इजी क्वेश्चन था इस हिंदी सेक्शन में। मैंने घर जाना है, मेरे को घर जाना है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मुझे घर को जाना है, ये भी गलत है। मुझे घर जाना है या मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मुझे घर जाना है। मैंने घर जाना है, सो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मुझे घर जाना है। मैंने घर जाना है ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है, मुझे घर जाना है। ओके, सो दैट्स इट। अगर अभी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो या टेलीग्राम पे यूज़ करते हो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।